इन्वेस्टमेंट कर लो भैया, इन्वेस्टमेंट कर लो 500 से 1000 से एसआईपी कर लो भैया, या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लो। साल का 5%, 10%, 20% कमा लो भैया। तो आपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखना जरूरी है। तभी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे तो आप फ्रूटफुल कर पाएंगे और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एक सही जगह इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छे रिटर्न पा पाएंगे और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर पाएंगे और अपनी फाइनेंशियल ड्रीम जो होती है वो आप अचीव कर पाएंगे। फाइनेंशियली आप फ्रीडम बन पाएंगे। इस 5 पॉइंट कौन कौन सी है वो मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख पा रहे हैं सबकी अर्निंग यूट्यूब चैनल। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और जो भी चीज आपको अच्छा लगेगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा जो पहला वीडियो है हाउ टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम का जो मास्टर क्लास का वीडियो है वो आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो पहले आपको वो जाकर वीडियो देखनी चाहिए, तभी आपको ये वाला वीडियो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ये 5 पॉइंट आपको क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने अगर 10th और 12th का एग्जाम नहीं दिया है, आपने पास नहीं किया तो क्या आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगी? शायद नहीं। इसी प्रकार से अगर आपने इन्वेस्टमेंट के ये 5 पिलर जो है वो आपने कंप्लीट नहीं किया तो आप जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्मूथली चला नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए इस पहले 5 पिलर को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लोन। जी हाँ, सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका जीरो लोन होना चाहिए। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई लोन चल रहा तो सबसे पहले आपका जो मोटिव होना चाहिए उस लोन को जीरो करना, यानी कि उसमें आपको जो भी लोन्स में रीपेमेंट दे रहे हैं, ईएमआई दे रहे हैं, उसे आपको जीरो करना है। कोई भी लोन नहीं होना चाहिए। इस लोन को आप प्रीपेमेंट करने के लिए पहले आप अपने लिस्ट बनाइए, कहां कहां कितना कितना आपने लोन लिया हुआ है, उसका ईएमआई कितना बाकी है, कितना जा रहा है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, सारा यहाँ पर एक बार आप कैलकुलेट कीजिए। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन उठा लेते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है। जी हाँ, सेबी बोलती है और बहुत सारे अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलेंगे वो आपको यही कहेंगे कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आप कहेंगे कि मार्केट आपको 20% का रिटर्न मिलता है, लोन तो 10% पे मिल रही है, मैं क्यों ना ले लूं लोन। अगर आप ऐसा ही करते हैं तो जो आपको लोन दे रहा है, जो बैंक आपको लोन दे रहा है, वो क्या बेवकूफ है जो आपको 10% पर लोन देगी और वो खुद अपने पैसे का यूज करके 20% नहीं कमा पाएगी? ऐसा नहीं होता है। आपको कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल ही देता हूं, आप जो है 1 करोड़ रुपए का लोन ले लीजिए, 1 लाख करोड़ रुपए का लोन ले लीजिए और आपको मार्केट से 20% का रिटर्न मिल जाता है, लोन में आपको 10% देना है, क्या आप ऐसा करेंगे? आप कहेंगे नहीं बहुत ज्यादा रिस्की है, इतने बड़े अमाउंट का कहां से मैं अगर कुछ हो गया तो दे पाऊंगा। तो मार्केट है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने में साथ साथ आपको रिस्क भी है, इसीलिए कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आपका लोन चल रहा है तो पहले आपको लोन जीरो करना है। अब हम लोग दूसरी पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरी पॉइंट है इमरजेंसी फंड। आपको अपनी लाइफ में एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करनी चाहिए जिसे आप अपने मंथली एक्सपेंस का 6 गुना या फिर मंथली सैलरी का 3 गुना होना चाहिए। वो आप पैसे को अपने सेविंग अकाउंट में या फिर आप एफडी में, स्वीपिंग एफडी में डाल कर रख सकते हैं, ताकि उस पर आपको एक इन्फ्लेशन इतना इंटरेस्ट भी मिल जाए और कभी भी जरूरत पड़े तो उसे आप एफडी को तोड़वाकर अपने बैलेंस को अपने अकाउंट में रीयूज करने के लिए यूज कर सके। कभी भी इमरजेंसी आए तो पता नहीं कब किसका इमरजेंसी आ जाए, कभी जॉब जा सकती है, कभी बिजनेस डाउन हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग तीसरी पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या आप अपने मोबाइल में स्क्रीन गार्ड लगा रखे हैं? क्या आप अपने मोबाइल को कवर से प्रोटेक्ट कर रखे हैं? मोबाइल कवर लगा रखे हैं? शायद हाँ। किस लिए? मोबाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप अपने को भी प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते? आप अपने को भी कवर क्यों नहीं करते? आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस से कवर करनी चाहिए। जी हाँ, पता नहीं लाइफ में कब कौन सा सिचुएशन आ जाए, कब कौन सा एक्सीडेंट हो जाए कि कोई किसी को नहीं जानता। लेकिन अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो जो एक्सपेंस होने वाली है, जो मेडिकल एक्सपेंसेस होने वाली है, उसे आप
अपने हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से क्लेम ले सकते हैं और आपका जो एक्सपेंस होने वाला है वो आपको नहीं लगेगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस लूं और मुझे कुछ ना हो तो मुझे क्या मिलेगा, शायद कुछ भी नहीं, ऐसा ही ना। तो हाँ, ऐसे बहुत सारे भी प्लान आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में कि अगर आप अपने पैसे को क्लेम नहीं लेते हैं तो उस पैसे को 10 साल 20 साल बाद उसे आप विड्रॉल कर सकते हैं, उस पैसे को विड्रॉल भी मिल सकती है। अगर आपको इस प्रकार कोई भी दिक्कत आती है तो आप वैसे हेल्थ इंश्योरेंस में जा सकते हैं। या फिर बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान आता है जो आपको अच्छा लगे, जो आपके हेल्थ के लिए, जो आपके फैमिली के लिए सुटेबल हो, उसे आप ले सकते हैं। अगर आपको डिटेल्स में हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे दिए गए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे आप अपने लैंडिंग पेज पे अपना रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं और मैं आपके अनुसार आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान करूंगा। फिर भी बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। क्या आपके लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको बोले 10,000 रुपए मुझे सालाना दे दो, तो आपको अगर कुछ भी हो जाए लाइफ में, कोई भी हेल्थ इशू हो जाए, तो मैं 10 लाख रुपए देने के लिए रेडी हूं। जी हाँ, कभी भी जरूरत पड़े 10 लाख रुपए मुझसे ले लो, ऐसा कोई आपको है? शायद नहीं होगा। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनियां आपको ये वादा करती है कभी भी कुछ भी हो तो 10 लाख रुपए मुझसे ले लो, आप मुझे बस प्रीमियम में 10,000 रुपए ईयरली दे देना। तो यही होता है हेल्थ इंश्योरेंस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चौथे पिलर की बात करते हैं, वो होता है टर्म इंश्योरेंस। जी हाँ, प्योर टर्म इंश्योरेंस, प्योर लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ, जिसमें कोई आपको रिटर्न का गारंटी नहीं होता है। कभी आपको जो है 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल बाद आपको एक मैच्योरिटी अमाउंट मिले, वैसे लाइफ इंश्योरेंस बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। जी हाँ, वैसे लाइफ इंश्योरेंस बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। जो इंश्योरेंस वैसा ही लेना चाहिए जो प्योर इंश्योरेंस हो। यदि आपका या आपके फैमिली में कुछ भी हो जाए तो वो इंश्योरेंस क्लेम मिले, अदरवाइज नहीं मिले। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि टर्म इंश्योरेंस की क्या जरूरत है, अगर मैं किसी को 60 साल तक कुछ भी ना हो तो भी उसे प्रीमियम देना पड़ जाएगा और क्लेम के रूप में कुछ भी नहीं मिला। तो यह और अच्छी बात है ना, आप प्रोटेक्ट हो गए, आपको और अच्छी बात है, कुछ भी नहीं हुआ, लाइफ में आप बिल्कुल सेफ तरीके से जिए, यही तो खुशियां चाहिए। लेकिन अगर ये आप सोचो, अगर खुदा न खास्ते अगर किसी भी प्रकार का कुछ भी अगर हो गया, आपके फैमिली की फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं, इसलिए आपको अपना टर्म इंश्योरेंस, प्योर लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि ये लाइफ इंश्योरेंस लेना सिर्फ एक एक्सपेंस है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, इससे शायद लाइफ में कुछ भी नहीं मिले। तो ऐसा नहीं है। आप अपने बिजनेस में जहां पे आप जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, आपने वहां सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, क्यों लगा रखा है? सेफ्टी के लिए ना। उसी प्रकार से आप अपने लाइफ को भी सेफ्टी देने के लिए आपको प्योर लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। और यहाँ पे भी अगर आपको प्योर लाइफ इंश्योरेंस मुझसे लेनी है, मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूं, मैं आपको कोई सेल नहीं कर रहा हूं कि आप जो है ये वाला इंश्योरेंस ले लो जिसमें बहुत ज्यादा कमीशन मिलेगा, ये वो चीजें। आपको आपके लिए क्या जरूरी है वो मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपको प्योर लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस मुझसे लेना चाहते हैं, आपको गाइडेंस चाहिए कि आपको कौन सा लेना चाहिए, आपके फैमिली आपके इनकम के अनुसार बिल्कुल परफेक्ट टर्म इंश्योरेंस रहेगा, वो अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट भी मुझे बता सकते हैं, मैं उसके अनुसार ही आपको पूरा फुल प्लान करूंगा कि आपको कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस, प्योर लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पंचवा पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पंचवा पॉइंट है आपको अपना फाइनेंशियल गोल को रिटर्न करना। जी हाँ, आप अपने जो भी आपके फाइनेंशियल ड्रीम है, जो भी आपके फाइनेंशियल गोल हैं, वो आपको लिखनी जरूरी है। वो आप अपना सेट कीजिए, कब कितने की एक्सपेंस होने वाली है, कब कितने आप खर्च करने वाले हैं, कब कौन सा आप ड्रीम अचीव करने वाले हैं, उसमें आपको टाइम और अमाउंट लिखना जरूरी है। तभी आप उसके अनुसार ही प्लान कर सकते हैं कि आपको कितना का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितने दिन में अचीवमेंट होगा, कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो सारा चीजें आपको ये पंचमा पॉइंट में आता है कि आपका क्या क्या ड्रीम है, क्या क्या गोल है, उसे नोट करना, उसे लिस्ट डाउन करना, उसमें क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो पहला आपका हो सकता है कि आपको सेल्फ शादी करने में, सेल्फ मैरिज करने में जो एक्सपेंस होने वाला है वो हो सकता है, आप कब करेंगे और कितना एक्सपेंस होने वाला है वो आपको लिखना है। दूसरा हो सकता है आपका कार खरीदना का, वो कितने का कार खरीदना चाहते हैं आप और कब खरीदना चाहते हैं।
तीसरा हो सकता है आपका चाइल्ड प्लानिंग का, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, उसमें जो भी एक्सपेंस होने वाले हैं, उसमें कितने खर्च आने वाले हैं, कब करने वाले हैं, वो आपको नोट डाउन करना है। फिर आपको घर का हो सकता है कि आपको कब घर खरीदनी है, कितने का घर खरीदनी है, और भी हो सकता है आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने का फंड अरेंज करना है ताकि आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करें। ये भी बहुत सारे लोगों का गोल होता है। बहुत सारे लोगों का गोल हो सकता है मुझे रिटायरमेंट करनी है, वो कब करनी है, कितने साल बाद आप रिटायर होने वाले हैं, वो आपको करना है। रिटायरमेंट के समय पेंशन प्लान आपको कितने का चाहिए, कितना अमाउंट आपको एज ए पेंशन, एज ए पैसिव इनकम के रूप में मिलना चाहिए रिटायरमेंट होने के बाद, वो आप प्लान कर सकते हैं। और जो भी आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल गोल है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस इन फ्यूचर होने वाले हैं, उसे आपको नोट डाउन करनी है। अब ये सारे चीजें आप कर लिए हैं, तभी आपको अब स्टॉक्स मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आपने ये 5 पिलर अब तक कंप्लीट नहीं किए तो आपको स्टॉक्स मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। आप चाहे तो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास लोन है फिर भी स्टार्ट कर सकते हैं। 10th और 12th की डिग्री के बाद ही आपको कॉलेज में एडमिशन मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट में आप ये जो मैंने 5 पिलर बताया वो आपको कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। बट एक स्ट्रैटेजिकली मैं बात करूं, एक अच्छे रोड मैप की मैं बात करूं, तो ये 5 पिलर आपको पहले कंप्लीट होनी चाहिए, तभी छठा आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। अब मैं आपको प्रो टिप देने वाला हूं। जो भी आप काम करते हैं, आप अपने काम पे ज्यादा फोकस करेंगे, ना कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कहां करें, कितना करें, सीखने लगेंगे। क्योंकि आप चाहे तो सीए सीख सकते हैं, लेकिन अगर वही टाइम का यूज करके आप अगर अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, आप अपने जिसमें स्किल में महारत है उस स्किल को और ज्यादा पॉलिश करने के लिए या फिर उससे रिलेवेंट और भी स्किल सीखने के लिए आप अगर वहां पे अपनी टाइम और एनर्जी और मनी लगाते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू कि आप शेयर मार्केट सीखने लगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने लगे। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को पैसिवली ग्रो करना चाहिए। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं, पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को भी पैसिवली ग्रो करना चाहिए, ना कि उसमें आपको एक्टिवली सारे आप चीजें, टर्मिनोलॉजी सीखने लगे और आप वहां पे काम करने लगे। बल्कि आप जहां पे भी, जो भी आप जॉब करते हैं, जो भी आप बिजनेस करते हैं, उसमें आपको ग्रो करनी चाहिए। आपको उसके लिए अपनी स्किल, अपनी ग्रोथ पे फोकस करनी चाहिए, जिससे आप ज्यादा ज्यादा इनकम कर सके। जब आप ज्यादा इनकम कर पाएंगे तभी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। इसीलिए आपको अपनी जो आपका प्रोफेशन है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो जॉब है, उसी पे आपको फोकस करके ज्यादा से ज्यादा ग्रो करनी चाहिए। और आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक सही एडवाइजर से आपको सलाह लेनी चाहिए, जो आपके इन्वेस्टमेंट को अच्छा से सेफ्टी तरीके से ग्रो करवाएगा और आपको एक अच्छे रिटर्न बना कर देगा। अगर आप मेरे से सलाह लेना चाहते हैं कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस प्रकार से एसआईपी करना चाहिए, कौन सा फंड चूज करना चाहिए, एसआईपी का, म्यूचुअल फंड का सारे गाइडेंस लेना चाहते हैं मुझसे, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे या फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए आपको एक बेस्ट गाइड दूंगा कि किस प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाइए, कमेंट कीजिए, आपको और क्या जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। और क्या आपने एसआईपी किया है, क्या आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी आप मुझे बताइए। ये भी आप मुझे बताइए क्या आपने ये 5 पिलर कंप्लीट किया है तब आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, या फिर इन 5 पिलर में से आपने कोई लैक है फिर भी आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रखा है। आप मुझे ये भी बताइए क्या आपने ये जो मैंने 5 पिलर बताया, 5 पॉइंट बताया, ये आपने कंप्लीट करने के बाद आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था या फिर बिना ये 5 पिलर को कंप्लीट किए हुए ही आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था। आगे के और भी मैं वीडियो लाने वाला हूं। म्यूचुअल फंड में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में कौन सा फंड आपको चूज करना चाहिए, इस प्रकार के और भी जानकारी मैं आपके लिए बहुत ही पावरफुल नॉलेज के साथ नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटा दबा दीजिए, तभी आपको सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। और आपने हमारा जो प्रीवियस वीडियो था वो आपने अब तक नहीं देखा है तो पहले जाइए वो वीडियो आप अब जाकर देखिए कंप्लीट।
तभी आपको और भी अच्छे से जानकारी मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक कमाते रहो।